ओके, तो क्या है कि लास्ट जो दो टॉपिक है वो होता है हमारा एक्सेस प्रेशर एंड कैपिलरिटी। तो पहले हम लोग जाते हैं एक्सेस प्रेशर में। तो क्या है कि एक्सेस प्रेशर, देखो क्या है कि ये कहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ड्रॉप में एंड बबल में। पहली बात है ड्रॉप। ये अगर एक ड्रॉप है, इस ड्रॉप का कितना इंटरफेस होता है, यहाँ पे एयर होता है, इसमें लिक्विड रहता है, खत्म। ड्रॉप का नंबर ऑफ इंटरफेस, ड्रॉप का नंबर ऑफ इंटरफेस होता है 1। अगर मैं बबल लूं, बबल में क्या होता है, यहाँ पे एयर रहता है, यहाँ पे एक छोटा सा लिक्विड का एक लेयर रहता है, यहाँ पे फिर से एयर हो जाता है, यहाँ पे फिर से एक लिक्विड का लेयर रहता है। तो एयर, लिक्विड, एयर, लिक्विड, तो मतलब नंबर ऑफ इंटरफेसेस दो, दो इंटरफेस रहता है। तो नंबर ऑफ इंटरफेस कितना रहता है, दो। अगर हम लोग सरफेस टेंशन, इसका एक इंटरफेस की वजह से महसूस होगा, यहाँ पे सरफेस टेंशन दो इंटरफेस की वजह से महसूस होगा, सबसे पहली बात है। दूसरी बात है, हमने देखा है कि मान लो यहाँ पे एक एक, एक कुशन है, तुमने यहाँ पे उंगली से दबाया तो इट विल रिजल्ट लाइक दिस, राइट। तो मतलब कि तुम्हारा यहाँ पे प्रेशर था P1, ये खुद ऊपर एक प्रेशर दे रहा है दैट इज P2। तो ये क्यों हो पाया, क्योंकि P1 इज ग्रेटर देन P2, तुम्हारा प्रेशर इसके दिया हुआ रिएक्शन से ज्यादा है। अगर मैंने बोला कि यहाँ पे एक फोर्स है और तुमने नीचे से इसको दिया ऐसा P1 एंड ऊपर से जो रिएक्शन आया दैट इज P2, अगर इसका ऐसा हो गया तो मतलब क्या हो गया कि P1 इज ग्रेटर देन P2, मतलब तुम्हारा दिया हुआ प्रेशर इससे ज्यादा है। अगर मैंने बोल दिया कि यहाँ पे एक लेयर है, तुमने यहाँ से एक प्रेशर दिया P1, ऊपर से एक प्रेशर आया, नीचे से एक प्रेशर आया P2, एंड अगर ये ऐसा ही रह गए तो मतलब के P1 इज इक्वल टू P2। ये छोटा सा चीज जानना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मतलब क्या हो गया, मतलब के एक्सेस प्रेशर इज ऑलवेज ऑन द कॉन्केव साइड। एक्सेस प्रेशर इज ऑलवेज ऑन द कॉन्केव साइड। देखो यहाँ पे कॉन्केव साइड कौन है, दिस इज द कॉन्केव साइड, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा था। दिस इज द कॉन्केव साइड व्हेन व्यूड फ्रॉम हियर, सो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा था, राइट। तो पहली बात है कि एक्सेस प्रेशर इज ऑलवेज ऑन द कॉन्केव साइड, एक्सेस प्रेशर हमेशा ही कॉन्केव साइड में रहता है। ओके, तो मतलब क्या, अगर हम लोग यहाँ से देखें तो यहाँ से अगर हमारा व्यू पॉइंट हो तो हर जगह ही कॉन्केव साइड है। यहाँ से तुम कहीं पे भी देख लो कॉन्केव साइड है, तो मतलब के लिक्विड के अंदर जो प्रेशर है उसको हम लोग अगर P1 मान ले, बाहर से जो प्रेशर आ रहा है दैट इज अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान ले, सो P1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन P, राइट। ड्रॉप के लिए भी, बबल के लिए भी, कोई भी स्फेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट होता है तो अंदर से देखोगे तो हमेशा ही अंदर में प्रेशर ज्यादा रहेगा, तभी जाके वो स्फेरिकल बन रहा है। तो ये जो एक्सेस प्रेशर होता है डेल्टा पी दैट इज इक्वल टू P1 माइनस P, ये जो एक्सेस प्रेशर होता है डेल्टा पी दैट इज P1 माइनस P। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसको डिटरमाइन करेंगे, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप, उसके बाद बबल ऑटोमेटिकली निकल के आ जाता है। सो द पहला हेडिंग विल बी एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप। ये इंट्रोडक्शन था, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप, तो मान लो मैंने बोला कि यहाँ पे एक ड्रॉप है एंड जिसका ओरिजिनल रेडियस इज R, इसके अंदर एक्सेस प्रेशर इसको ढकेलेगा बाहर की तरफ, तो ये थोड़ा बढ़ के हो गया, दिस इज dr, छोटा सा इसका एक चेंज हुआ। हमको पता है कि सरफेस एनर्जी क्या होता है, सरफेस एनर्जी होता है सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा एरिया। हमको ये भी पता होता है कि वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो ये जो प्रेशर है इसको हम लोग फिलहाल एक्सेस प्रेशर के नाम से जान रहे हैं, क्योंकि इसको जो धकेल रहा है एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज द एक्सेस प्रेशर, राइट। सो एक्सेस प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया क्या था पहले जब शुरू हो रहा था, 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डी आर। ओके, एक्सेस प्रेशर को हम लोग स्मॉल पी मानते हैं। तो ये जो वर्क डन है दिस विल बी इक्वल टू द सरफेस एनर्जी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन।
तो सरफेस टेंशन जो होता है इसको टी ही माना जाए, टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ द ड्रॉप। डेल्टा एरिया क्या हो जाएगा, तो फाइनल एरिया क्या है 4 पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। जो पहला एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, बाद वाला एरिया हुआ 4 पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टी इंटू 4 पाई हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ लेंगे, आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू डी आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ब्रैकेट गलत दे दिया, नहीं सही दिया। ओके, सो डी आर का जो होल स्क्वायर होता है ये नेग्लेक्टेड हो जाता है क्योंकि डी आर खुद ही बहुत छोटा है और छोटा इंटू छोटा और भी छोटा हो जाता है, तो इसको नेग्लेक्ट कर दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डी आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको काट दो अभी, तो क्या आ रहा है टी इंटू 8 पाई आर डी आर। तो सरफेस एनर्जी क्या आ गया, विच इज इक्वल टू टी इंटू 8 पाई आर इंटू डी आर। तो हम यहाँ पे अभी बोल सकते हैं कि एक्सेस प्रेशर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इज इक्वल टू टी इंटू 8 पाई आर इंटू डी आर। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम मैं बोल सकता हूं कि एक्सेस प्रेशर P मान लो उसको P स्मॉल p इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर विल बी इक्वल टू T इंटू 8 पाई आर इंटू डी आर, 8 पाई आर इंटू डी आर। तो डी आर कैंसिल हो गया, 4 पाई टू 8 पाई कैंसिल हो गया, आर आर कैंसिल हो गया, P क्या हो गया 2T बाई आर। सो द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप इज 2T बाई आर। अब देखो अगर बबल होता तो यहाँ पे ना, यहाँ पे 2 डेल्टा ए हो जाता। फॉर अ बबल क्या हो जाता है, यहाँ पे सरफेस एनर्जी वुड हैव बीन सरफेस टेंशन इनटू 2 डेल्टा ए, क्योंकि उसका 2 इंटरफेस है। तो यहाँ पे हमारा जो आता है T इंटू 2 इंटू 8 पाई आर इंटू डी आर। तो उस हिसाब से अगर इसमें तुम करते तुम्हारा जो एक्सेस प्रेशर आता P दैट वुड हैव बीन 4T बाई आर। क्या आता 4T बाई आर। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप क्या होता है 2T बाई आर, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल क्या होता है 4T बाई आर। इसको याद रख लो। एक चीज समझ लो कि अगर एक कंटेनर है वाटर का, यहां पे अगर एक ड्रॉप है तो ये हाइट अगर h है तो इसके अंदर जो प्रेशर है इनसाइड दिस ड्रॉप, दिस इज अ ड्रॉप। पहली बात है इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस ये हमारा लिक्विड प्रेशर डाल रहा है H रो जी प्लस इसका अपना 2T बाई आर। ओके, और अगर तुम ऐसे देखो एक्सेस प्रेशर मतलब डेल्टा P क्या हुआ है, तो दैट इज PI माइनस PA। तो PA को इस साइड लाओ, दैट विल बी सिर्फ H रो जी प्लस 2T बाई आर। ओके, सो दिस इज द एक्सेस प्रेशर ऑफ अ ड्रॉप इनसाइड अ डेप्थ, मतलब इनसाइड अ लिक्विड कॉलम। तो अगर हम लोग बबल के बात यहां पे कर ले तो मान लो कि बबल एट अ डेप्थ, देखो बात यह है कि बबल का एक बात है, यहाँ पे बबल का 2 सरफेस इंटरफेस था क्योंकि बाहर एयर था। अब बबल अगर वाटर में आ जाता है तो उसका नंबर ऑफ इंटरफेस इज 1, बबल का नंबर ऑफ इंटरफेस क्या हो जाता है 1। तो वहां पे बबल अगर ये होता, अगर ये ड्रॉप ना होके बबल होता, देन इनसाइड द प्रेशर वुड हैव बीन PA प्लस H रो जी प्लस 2T बाई आर। 4T बाई आर यहाँ पे नहीं होता, 4T बाई आर यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, सो यहाँ पे भी डेल्टा P विल बी H रो जी प्लस 2T बाई आर। गॉट इट। तो बबल इनसाइड लिक्विड नॉट इनसाइड एयर, बबल एट अ डेप्थ इनसाइड एयर होता तो 40 बाई आर ही होता, लेकिन बबल इनसाइड लिक्विड, मैं बोला बबल एट अ डेप्थ इनसाइड अ लिक्विड पे फोकस कर लेना सब। बबल इनसाइड अ लिक्विड बिहेव्स लाइक अ ड्रॉप, बबल इनसाइड अ लिक्विड बिहेव्स लाइक अ ड्रॉप। क्लियर है। सो दिस इज व्हाट आई कॉल अबाउट एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर इतना ही होता है, इसका डेरिवेशन आ सकता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला में भी सवाल आ सकता है। ठीक है, तो देखो द थिंग इज दैट के यहाँ पे एक सवाल बहुत अच्छा सवाल होता है जो कि हमेशा ही हम लोग बोलते हैं व्हेन आई डू इट इन द क्लास, कि एक सवाल यहाँ पे लिया जाता है फ्रॉम एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर से एक सवाल लिया जाता है। मान लो मैंने बोला कि मेरे पास एक बहुत ही फेमस सवाल है, हर कोई बुक में इसका जिक्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा बबल बना हुआ है, यहां से एक बड़ा सा बबल बना हुआ है। ओके, इसका रेडियस इज r, इसका रेडियस इज स्मॉल r, और यहाँ पे एक स्टॉप कॉक लगा हुआ है, दिस इज वैक्यूम। लेकिन अगर मैं स्टॉप कॉक खोल दूं तो एयर यहां से यहाँ पे पास हो सकता है। क्वेश्चन इज दैट इफ आई ओपन दिस स्टॉप कॉक, क्वेश्चन इज दैट अगर मैं ये स्टॉप कॉक को उठा लिया, अगर मैं खोल दिया स्टॉप कॉक को, तो क्या होने वाला है, ये और बड़ा हो जाएगा, ये कोलैप्स हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये कोलैप्स हो जाएगा, या फिर ये दोनों सेम रेडियस पे आ जाएगा, या फिर नन ऑफ दिस, कुछ ऐसा अगर है सवाल मान लो। तो इफ आई देखो थिंक इज दैट के डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, मतलब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो रेडियस जितना बड़ा, प्रेशर
का डिफरेंस उतना कम, या फिर प्रेशर ही उतना कम मान लो, ठीक है। तो रेडियस जितना बड़ा प्रेशर उतना कम, दिस इज लो प्रेशर, दिस इज हाई प्रेशर। एंड वी नो दैट एनी फ्लूइड ट्राइज टू मूव फ्रॉम अ हाई प्रेशर टू अ लो प्रेशर, ये विस्कोसिटी में बोला जाता है, फिर भी तुम यहाँ पे इतना तो ज्ञान होना चाहिए सबका। एनीबॉडी ट्राइज टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू अ लो प्रेशर, एनी फ्लूइड ट्राइज टू मूव फ्रॉम अ हाई प्रेशर टू अ लो प्रेशर। जैसे ये स्टॉपकॉक हम लोग उतार लेंगे तो क्या होगा, एयर सब इस तरफ फ्लो करने लगेगा, एयर फ्लो इस तरफ होगा, तो ये कोलैप्स हो जाएगा, ये और भी बड़ा हो जाएगा, ग्रोज बिगर, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है कि प्रेशर जितना कम रेडियस उतना बड़ा, प्रेशर जितना कम रेडियस उतना बड़ा। तो इसके कारण क्या होता है, मैं और एक एग्जांपल देता हूं जो कि हमेशा हम लोग देखते हैं लेकिन हम लोग उतना क्या बोलते हैं, उतना हम लोग सोचते नहीं है उसके बारे में, ठीक है। क्या होता है कि कभी कभी देखोगे कि वाटर डिस्पेंसर्स होते हैं, वाटर डिस्पेंसर्स जो होते हैं यहाँ पे वो मटका लगाया जाता है, शादी वाड़ी में भी ऐसे देखोगे यहाँ पे इसका नलका होता है, यहाँ से हम लोग ग्लास लेते हैं, ठीक है। तो ये जो केस होता है, तुम देखोगे जब भी हम लोग भरते हैं बबल उठता है, बबल उठता है, ये सबने देखा है, लेकिन बबल का साइज क्या सेम रहता है? बबल जब उठता है साइज सेम रहता है क्या? दैट इज द क्वेश्चन। तो मान लो कि मैंने बोला कि यहाँ पे एक बबल था, इनसाइड अ लिक्विड बबल था, ठीक है। ये बबल जब ऊपर उठ रहा है, बबल का रेडियस बढ़ेगा या घटेगा? तुम देखो जब उठ रहा है ऊपर तो प्रेशर इंक्रीज होगा, नहीं, प्रेशर डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि वो डेप्थ से हाइट में उठ रहा है, मतलब कि जितना पानी का डेप्थ ज्यादा उतना प्रेशर कम, नहीं, जितना पानी का डेप्थ ज्यादा उतना प्रेशर ज्यादा, है कि नहीं? तो मतलब के P इज इक्वल टू H रो G, तो डेप्थ उसका धीरे धीरे गिर रहा है, मतलब प्रेशर भी धीरे धीरे गिर रहा है। तो इट इज गोइंग फ्रॉम अ हाई प्रेशर रीजन टू अ लो प्रेशर रीजन, ठीक है। तो अगर लो प्रेशर रीजन में वो जा रहा है, प्रेशर धीरे धीरे गिर रहा है, तो जितना प्रेशर कम उतना रेडियस ज्यादा। तो बबल जितना ऊपर आएगा, बबल्स रेडियस will increase, bubbles radius will increase as it goes from a depth to the surface of a liquid level, surface of a liquid level, surface of a liquid level। तो बबल का रेडियस बढ़ेगा क्योंकि प्रेशर घट रहा है, क्योंकि डेप्थ में प्रेशर बढ़ता है, जितना ऊपर जाओगे प्रेशर घटेगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस प्रेशर, छोटा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग कैपिलरिटी में जाएंगे। आई एम रबिंग दिस आउट, अगर इसको और एक बार देखना है तो फिर से रिवाइंड करके देख लेना, पॉज करके देख लेना, स्लो करके देख लेना, यूट्यूब में सारा फैसिलिटीज होता है। राइट तो क्या है क्या, नेक्स्ट द लास्ट टॉपिक टेक्निकली इज कॉल्ड कैपिलरिटी। ओके, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, 20 मिनट लगभग लगेगा इसमें वीडियो में ही। तो क्या है कि कैपिलरिटी क्या है? ओके, द थिंग इज दैट कैपिलरी ट्यूब होता है, बहुत पतला ट्यूब होता है, कैपिलरी ट्यूब बहुत ही एक पतला ट्यूब होता है। मान लो कि इसको एक टम्बलर के अंदर मैंने डाल दिया, तो जितना इसका लेवल था उससे ज्यादा लेवल में लिक्विड उठ के रह जाएगा कुछ देर बाद। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड कैपिलरिटी। नोट में इसका डेफिनेशन मिल जाएगा, डेफिनेशन के बारे में उतना मत सोच लो, मिल जाएगा। पहले चीज समझ लो, पहला चीज जो समझाएंगे क्यों हो रहा है, वाई। दूसरा जो समझाएंगे कि ये ऊपर उठ के रह कैसे जा रहा है, ग्रेविटी क्यों नहीं पुल कर पा रहा। ये दो चीज यहां पे समझना होता है। तो पहला क्वेश्चन इज क्यों ऐसा हो रहा है, इसको मिटा दिया मैं। क्यों ऐसा हो रहा है? मान लो मैं थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ किया, दिस इज द मैग्निफाइड वर्जन ऑफ दैट वेरी थिन कैपिलरी ट्यूब। यहां पे पानी इतना दूर तक था, इतना दूर तक पानी था। इसको मान लो रीजन 1, इसको मान लो रीजन 2, इसको मान लो रीजन 3। अब रीजन 2 मतलब ये तो तुरंत घुसाते ही ऐसा तो नहीं हो जाता, कुछ टाइम के लिए ये ऐसे रहेगा यहाँ पे। तो मतलब कि यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
अब ये फ्लैट है तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है दैट इज ऑल्सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये फ्लैट है, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है ये भी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भारी पड़ रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मतलब दिस इज लो प्रेशर रीजन, दिस इज हाई प्रेशर रीजन, दिस इज हाई प्रेशर रीजन, एंड वी नो दैट फ्लूइड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू अ लो प्रेशर रीजन। तो फ्लूइड सब यहाँ पे लो प्रेशर रीजन में आने का कोशिश करेगा और उसको उठा लेगा और ये उठना उठ जाएगा। ओके, so this is why it happens, why does capillary T happens, this is the reason why it happens। बात क्लियर हो गया शायद। अब क्वेश्चन है कि ये रुक कैसे गया, यहाँ पे ग्रेविटी पुल क्यों नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम लोग जानेंगे एज द टॉपिक हेडिंग विल बी ज्यूरिन्स लॉ, ज्यूरिन्स लॉ ऑफ कैपिलरी एक्शन, या फिर सिर्फ ज्यूरिन्स लॉ लिख सकते हो, JURIN ज्यूरिन्स लॉ, ज्यूरिन्स लॉ। क्या होता है कि ज्यूरिन्स लॉ क्या बोलता है, मान लो कि अब देखो इसका मिनिस्कस तो होगा, ये मिनिस्कस ये है इसका, तो मिनिस्कस का ये वाले से ये वाला हम लोग हाइट मानते हैं, कैपिलरी राइज जितना हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मिनिस्कस का जो इतना है इसको हम एक सिलेंडर मान सकते हैं लाइक दिस। सो दिस सिलेंडर विल हैव अ रेडियस r एंड अ हाइट h। इसका वॉल्यूम क्या होने वाला है, इसका वॉल्यूम होने वाला है पाई r² h। देखो पानी इतना भरा हुआ है, इतना पानी इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ये r है, एंड जैसे कि ये हेमिस्फीयर है तो ये हाइट भी r ही होने वाला है, पाई r² माइनस हेमिस्फीयर दैट इज हमारा 2/3 पाई r³। तो इतना पानी यहाँ पे रहने वाला है, तो दिस पानी को कैसे निकालोगे तुम, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर दैट इज पाई r³ माइनस 2/3 r³, 2/3 पाई r³ दैट इज 1/3 पाई r³। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पे पानी जितना था इतना पानी इज द सिलेंडर पाई r² h वॉल्यूम, यहाँ पे जितना पानी था दिस पानी इज द वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉलर सिलेंडर माइनस द वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर, सो दैट इज पाई r² r दैट इज पाई r³ माइनस 2/3 पाई r³ दैट इज 1/3 पाई r³। सो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया पानी का, टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या बन गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या बन गया, दैट इज पाई r² h प्लस 1/3 पाई r³। ठीक है, अब ये जो नीचे वजन है जिसको पकड़ के रखा है ऊपर का कोई फोर्स, अदरवाइज पानी नीचे आ जाता है, तो ये नीचे कितना वजन दे रहा है mg, mg क्या हो रहा है, mg इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g। मान लो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो, दैट इज पाई r² h प्लस 1/3 पाई r³ इनटू रो इनटू g, दैट इज पाई r² h प्लस r/3 इनटू रो इनटू g। ये नीचे वाला फोर्स है, ऊपर में मान लो यहाँ पे एक सरफेस टेंशन था पानी का मॉलिक्यूल में मेकिंग थीटा विद द वर्टिकल, सो दिस द अपवर्ड फोर्स इज t cos थीटा, द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज t sin थीटा। इस t sin थीटा का कोई काम तो है नहीं क्योंकि ये नीचे वाले फोर्स को पकड़ा हुआ है, कौन, ऊपर वाला फोर्स। ऊपर वाला फोर्स क्या है, t cos थीटा फॉर यूनिट लेंथ, t cos थीटा इज फॉर यूनिट लेंथ, फॉर यूनिट लेंथ, तो फॉर 2 पाई r द एंटायर सर्कमफरेंस, क्योंकि t सरफेस टेंशन दैट इज अ लेंथ फेनोमेना, सो द टोटल अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू t cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई r। तो अब लिक्विड तो ऊपर उठ के रह गया है, मतलब ऊपर वाला फोर्स जो है नीचे वाला फोर्स भी वही है। ओके, तो मतलब ये हो गया कि t cos थीटा इंटू 2 पाई r विल बी इक्वल टू दिस पाई r² h प्लस r/3 इंटू रो जी। सो क्या हो गया कि पाई पाई r r, सो t इज इक्वल टू r रो g बाई, एक काम करते हैं, हम तो हाइट निकाल रहे हैं तो काम करो रो जी को, r रो जी को नीचे लाओ, तो 2t cos थीटा बाई r रो g इज इक्वल टू h प्लस r/3। So therefore h मतलब the capillary height, this is 2t cos theta by r rho g minus r/3। So this is the Jurin's law। Okay, अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये फॉर्मूला मैंने क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस में कभी कभी यही फॉर्मूला लग जाता है। अब देखो नॉर्मली बुक में क्या रहता है, बुक में रहता है कि दिस इज अ वेरी थिन ट्यूब,
इसका रेडियस है r। अब ये पूरा हाइट मान लो h है, तो h इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इटसेल्फ r, तो वो r/3 से तो बहुत ही ज्यादा होगा। तो ये जो h प्लस r/3 है, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू h। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि अगर ये बंदा है, इफ दिस इज वैलिड, इफ वैलिड, देन क्या हो जाता है कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू रो इंटू जी, एच प्लस r/3 को h ही माना जाता है। तो अगर उस हिसाब से जाएंगे तो ये r/3 बंदा नहीं रहता है। तो h इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाई r इंटू रो इंटू जी। दिस इज द ज्यूरिन्स लॉ विल गेट इन योर टेक्स्ट बुक्स, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में ये कंपेरेबल रहता है, ये और ये कंपेरेबल रहता है, देन h प्लस r/3 इज नॉट इक्वल टू h, तब जाके आंसर गलत आ जाता है लोगों का। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर कंपेरेबल है h एंड r, अगर कंपेरेबल है तो ये फॉर्मूला h इज वेरी वेरी, अगर r/3 है तब ये फॉर्मूला, दिस इज द ज्यूरिन्स लॉ। इफ दोनों ही ज्यूरिन्स लॉ है, इफ h इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r/3 तब जाके ये फॉर्मूला बनता है। लेकिन जनरली बुक्स में यही फॉर्मूला रहता है, ये फॉर्मूला नहीं रहता है, लेकिन ये फॉर्मूला को जानना चाहिए, क्योंकि अगर कभी कभी कंपेरेबल दे दिया तो तुमको यही फॉर्मूला यूज करना चाहिए। सो एनीवे, दिस इज कॉल्ड द ज्यूरिन्स लॉ। कैपिलरिटी यही होता है। कैपिलरी एक्शन क्यों होता है समझ में आ गया? बिकॉज लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एंड कैपिलरी एक्शन होने के बाद कैपिलरी से राइज किया हुआ लिक्विड कैसे वहीं पे स्टेबल रहता है, बिकॉज ऑफ दिस मैथमेटिक्स। ओके, सो दिस इज द केस, राइट। तो अब इसको मिटाने के बाद लेट अस टॉक अबाउट ऑन व्हाट फैक्टर्स डज सरफेस टेंशन डिपेंड्स। ये हमको पहले ही बोल देना चाहिए था, लेकिन मैं मिस कर गया था ये पॉइंट, ठीक है। तो ऑन विच फैक्टर्स सरफेस टेंशन डिपेंड्स। देखो, मैंने जो पहले बोला था कि अगर ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, अगर ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे हो रहा है, एंड इसके वजह से ये हमारा क्या हो रहा है, ये ऐसे झूल गया, ठीक है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? सबसे पहली बात है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे करता है? इनवर्स, मतलब कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या फिर उल्टा लिख सकते हो, सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर जाएगा, तो सरफेस में जितना वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए उतना होगा नहीं। तो अगर जैसा नहीं होगा तो यहाँ पे जितना ऐसा गिरा हुआ था, अब यहाँ से वजन थोड़ा घट गया तो वो थोड़ा कम गिरेगा, भी ऐसे हो जाएगा। सो दैट इज हाउ द सरफेस टेंशन विल डिक्रीज विद द change in temperature. Okay, so number 2 is that impurities. impurity दो टाइप का होता है। impurity एक टाइप का होता है जो कि soluble impurity है। soluble impurity क्या होता है? soluble impurity वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर बैठ जाएगा, तो उसका वजन और बढ़ा देगा, वो और गिर जाएगा, सरफेस टेंशन और बढ़ जाएगा। और अगर insoluble impurity होता है, insoluble impurity क्या होता है? insoluble impurity वाटर मॉलिक्यूल्स को ढकेल के नीचे गिरा देता है, वो खुद बैठ जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो वजन है वो गिर गया, तो सरफेस टेंशन घट जाता है। इसके वजह से सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, इसके वजह से सरफेस टेंशन घट जाता है, इसके वजह से बढ़ जाता है, इसके वजह से घट जाता है, टेम्परेचर की वजह से घटता है जरूर, ठीक है। सो दिस वाज द डिपेंडेंस ऑफ सरफेस टेंशन ऑन टेम्परेचर एज वेल एज इंप्यूरिटीज, ठीक है। तो यही है बात सरफेस टेंशन का, टेम्परेचर के ऊपर एंड इंप्यूरिटी के ऊपर कैसे वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स द सरफेस टेंशन एज पर द टॉपिक्स गिवन इन द बोर्ड्स। अब कुछ चीजें हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। डबल बबल एक चीज हो गया, एक ग्लास स्लाइड है, दूसरा ग्लास स्लाइड है। अगर बीच में पानी दे दिया एंड जोड़ दिया, उसके बाद खोलने में तकलीफ होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो वो क्या होता है वहां पे, वो हमको एक बार समझना चाहिए। और एक चीज होता है जैसे कि डबल बबल का रेडियस हो गया, और एक चीज होता है जहां पे हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में एक प्रॉब्लम होता है, वो हम लोग देख लेंगे। सो कुछ चीजें होता है जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, वो हम थर्ड वीडियो में डालेंगे। पहले ये दो वीडियोस देख लो, ये दो वीडियो देख के तुमको एक आइडिया आ जाएगा। मैंने जिन लोगों को क्लास करवाया है उन लोगों के पास नोट है, मेरे पास खुद भी एक प्रिंटेड नोट है, मैं वो भी तुम लोगों को दे दूंगा। तुम लोग प्रिंटेड नोट से डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेना, खास करके जो डेफिनेशंस ऑफ हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट होते हैं, डेफिनेशन ऑफ सरफेस एनर्जी होते हैं, डेफिनेशन ऑफ हमारा कैपिलरी एक्शन होता है, ज्यूरिन्स लॉ क्या होता है, ये सब जो बेसिक चीजें हैं जिसको लिखने की वजह से नंबर रहता है, वो चीजों को तुम लोग एक बार पढ़ लेना। एंड बाकी जो समझने का बात है, मैं यहाँ पे कोशिश किया है समझाने का। अगर फिर भी कोई डाउट बच गया तो क्लास में दिखा लेना, ठीक है, कि ये जगह से समझ में नहीं आया, ये जगह एक बार और बता दो, तो हम बता देंगे, ठीक है। दैट विल बी ऑल। सरफेस टेंशन यहीं पे खत्म है।